नमस्कार स्टूडेंट। हम चौथा पेपर में भारत में स्थानीय स्वराज शासन के तीसरा यूनिट ग्रामीण स्थानीय स्वराज शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से ही अलग अलग क्षेत्रों में जन समुदाय बसे हुए थे, जहाँ पर कुछ परिवार मिलकर शासन व्यवस्था चलाते थे। ऐसे ही समय से ही स्थानीय स्वराज शासन का प्रारंभ माना जाता है। भारत में प्रजातंत्र को जन साधारण तक पहुँचाने में स्थानीय स्वराज संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ नगरीय एवं ग्रामीण स्तरों पर विभिन्न स्थानीय निकाय जो जनता स्थानीय समस्याओं को सुलझाते हैं, उन्हें नागरिक जीवन का प्रशिक्षण देते हैं और प्रजातांत्रिक संस्थाओं को सुचारू रूप से प्रदान करते हैं। जनता से सीधे संबंध रखने का कारण इनका अत्यधिक महत्व रहा है। भारत में स्थानीय संस्थाओं का प्रारंभ 1687 में जब चेन्नई में कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और 1726 में दूसरे प्रेसिडेंस नगरों में कॉरपोरेशन बने। बंगाल में 1882 जब कानून पारित किया गया, तो इसके अनुसार से यह तय किया गया कि यदि कोई 2/3 मकान मालिक आवेदन करे तो किसी नगर में नगर पालिका स्थापित किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण कदम लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में उठाए गए और उसका विचार था कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा जनता को व्यवहारिक राजनीति की शिक्षा दी जा सकती है और इससे भारतीय जनता उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ेगी तथा वे शासन करना सीखेंगे। 1907 में स्थानीय शासन पर विचार करने के लिए एक विकेंद्रीय आयोग का नियुक्ति किया गया और 1919 में द्वैध शासन के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन विभाग प्रांतों के निर्वाचित मंत्रियों के हाथों में आ गया। 1937 में प्रांतों में जनतांत्रिक मंत्रिमंडल गठित होने पर स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में प्रगति हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्थानीय संस्थाओं के विकास का नया युग प्रारंभ हुआ। अब गांवों को शासन की इकाई मानकर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। प्रत्येक राज्य में स्थानीय संस्थाओं के सुधार के लिए कानून बनाए गए। इन संस्थाओं की शक्तियाँ बढ़ाई गई और सदस्य संख्या निश्चित की गई। मताधिकार व्यापक बनाया गया और 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई और आज सारे देश में ग्राम पंचायतें स्थानीय जनता के लिए अनेक जनहितकारी कार्य संपन्न कराने का कार्य करते हैं। आज भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की जो व्यवस्थाएं विद्यमान है, उसका क्षेत्र बलवंत राय मेहता समिति को जाता है। इस समिति का स्थापना आयोजन परियोजना समिति में की थी। उसका समुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का अध्ययन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का काम सौंपा था। अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना था कि विकास कार्य को सामान्य तौर पर मितव्ययी एवं कुशलता लाई जाए। समिति को कुछ विषयों पर विशेष रूप से अध्ययन करना था, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम की अंतर्वस्तु तथा उसके अंतर्गत विभिन्न कार्य क्षेत्रों की निर्धारित की गई प्राथमिकताएं, कार्यक्रम निष्पादन के लिए की गई व्यवस्था, विशेषकर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कार्यकलाप को तीव्रता प्रदान करना। उसके साथ साथ केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच समन्वय बनाना, केंद्र तथा राज्य के बीच। उसके साथ साथ सामुदायिक परियोजना तथा प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों तथा राज्य सरकारों के संगठनों का एवं विभागों के बीच क्या करना, समन्वय स्थापित करना। उसके साथ साथ संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य पद्धति जिसमें संपादन में अधिक गति लाई जा सके। इन सभी कार्यों में क्या किया गया, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कुछ कार्य सौंपे गए थे कि इसके आधार पर उनको माध्यम से क्या किया जा सके, कुछ अध्ययन किया जा सके ताकि हम ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। तो अगर पंचायती राज संगठनात्मक अगर स्वरूप देखें तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की 3 प्रकार की व्यवस्था की उन्होंने क्या किया था, 3 प्रकार की जो पंचायती राज व्यवस्था है, 3 प्रकार की उन्होंने क्या की थी, व्यवस्था को उन्होंने मांग की थी। जिसमें सबसे पहला आता है ग्राम पंचायत या तहसील पंचायत है, जिसे जनपद पंचायत कहा जाता है हमारे यहाँ। दूसरा आता है जिला पंचायत। इन समिति ने गाँवों को समूहों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित पंचायतों को खंड स्तर पर तथा निर्वाचित तथा नामित सदस्यों वाली पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया था। मेहता समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को देश भर में लागू कर दिया गया और उसके बाद फिर बलवंत राय मेहता की जो सिफारिशें हैं, मुख्यतः माना जाता है कि 2 या 3 सालों में केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों पर क्या कर देने के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे देने के कारण, ये जो उसके द्वारा बलवंत राय मेहता द्वारा समिति द्वारा बनाई गई जो प्रतिवेदन है, वो लगभग कुछ सालों तक चला। उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिग्रहण के कारण या नियंत्रण के कारण
ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। फिर दोबारा अशोक मेहता समिति का गठन किया और 1977 में केंद्र में स्थापित जनता पार्टी की जनता सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की ओर से अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने अपने रिपोर्ट 1978 में केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें कुछ सिफारिशें की गई थी। इसमें से पहला सिफारिश यह किया गया था कि विकास योजनाओं को जिला परिषद के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। मंडल पंचायत तथा जिला परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ग्राम पंचायत समितियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ जिला स्तर के नीचे मंडलों पंचायत गठन किया जाए, जैसे करीब 15,000 से 20,000 जनसंख्या या 10 से 15,000 शामिल हो। या राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, पंचायती व्यवस्था को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके उनके सिफारिश के साथ साथ बहुत सारे समय समय पर क्या किया गया और अन्य सिफारिशें दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो डॉक्टर वी.पी.वी. राव समिति ग्रामीण विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने हेतु सुझाव दिया गया था। उसके साथ साथ डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था कार्यों की समीक्षा करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कुछ प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ आवश्यक परामर्श एवं सुझाव दिए गए थे। उसके साथ साथ दिलीप सिंह भूरिया समिति जो 1954 में क्या किया था, कुछ संविधान के भाग 9 में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए संबंध में सिफारिश करने के लिए 10वीं लोकसभा के सदस्य दिलीप सिंह भूरिया अध्यक्षता 5 सदस्यों वाली विशेषज्ञों की समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में भारत सरकार को सौंपी और इसमें कुछ चीज़ें सुझाई गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत को शक्ति प्रदान करना, जिसमें सामुदायिक कार्य, भूमि एवं जल, हवा, अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विनियमित कर सके। पुलिस, आबकारी, वानिकी, राजस्व विभागों को निजी स्तर पर कर्मचारियों की भूमिका आदि पर आदिवासी क्षेत्र में कम होनी चाहिए। इसके संबंध में क्या किया गया था, सुझाव दिए गए थे। अगर 73वें संविधान संशोधन 1992 के संबंध में अगर बात करें तो तत्कालीन भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची में जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और सितंबर 1991 में सरकार ने इस विधेयक को संसद में प्रस्तावित किया और विधेयक को पूर्ण जांच परख कर 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा तथा राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 20 अप्रैल 1993 को इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 24 अप्रैल 1993 को एक अधिसूचना के जरिए अधिनियम को लागू कर दिया गया, जिसका मुख्य बिंदु कुछ इस तरीके से थी, जिसमें से पहला ग्राम पंचायत ऐसी संस्था होगी जिसमें पंचायती क्षेत्र के अंतर्गत सभी वयस्क वयस्क व्यक्ति शामिल होंगे। प्रत्येक राज्य में 1 साल के भीतर, इसके पश्चात हर 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और विकास योजनाओं को लागू करने के लिए पंचायतों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायतों के लिए धन का मुख्य स्रोत राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता के रूप में होगा। इसके अलावा राज्य सरकारें कुछ करों से प्राप्त होने वाला राजस्व पंचायतों को निर्धारित कर सकती है। पंचायती राज अधिनियम की 11वीं अनुसूची में निर्देशित प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने में पंचायतों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस तरीके से क्या किया गया है, कुछ अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन में दिया गया था। अगर ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संरचनाओं की संरचना उसके संगठन देखें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पंचायती राज की स्थापना हुई। बिहार को छोड़कर सभी राज्यों ने 1996 में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने वाले कानून पारित कर दिए थे और सारे देश में 1999 से लेकर 2000 तक ग्राम सभा के वर्ष के रूप में मनाया गया। इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्राम सभा को मान्यता एवं महत्व देकर भारत के लोकतंत्र को एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया। अगर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संरचना को देखें तो इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। पंचायती राज व्यवस्था को 3 आधार पर बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है ग्राम सभा आता है, दूसरा आता है ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद आता है न्याय पंचायत। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया, जिसमें आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है जनपद पंचायत, तीसरा आता है जिला पंचायत।
अगर ग्राम पंचायत जो पहली व्यवस्था मानी जाती है स्थानीय स्वशासन की, पहली कड़ी मानी जाती है, उसके बारे में अगर देखें तो विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों का जो स्वरूप है वही लगभग समान है। अतः संपूर्ण देश की पंचायतों को समझना बहुत सरल है। वर्तमान में ग्राम स्तर पर पंचायतों की जो गठन है 3 स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। पहला आता है ग्राम सभा, दूसरा आता है ग्राम पंचायत और तीसरा आता है न्याय पंचायत। ये तीनों संस्थाएं शासन के 3 भागों के रूप में कार्य करती है। ग्राम सभा की स्थिति व्यवस्थापिका के समान है, ग्राम पंचायत की स्थिति कार्यपालिका और तथा न्याय पंचायत न्यायपालिका के रूप में काम करते हैं और तीनों नगर पालिकाओं का एक संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर बताया गया है। ग्राम सभा प्रत्येक नागरिक अर्थात प्रत्येक स्त्री पुरुष जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है, ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। ग्राम सभा का एक प्रकार का एक आम सभा के समान भी है और ग्राम सभा ग्राम प्रधान सरपंच का चुनाव करती है और ग्राम प्रधान का कार्यालय सरपंच का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा। उप प्रधान का भी कार्यकाल किसके माध्यम से किया जाता है, वही ग्राम सभा द्वारा नहीं करती बल्कि वह ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था की जो पहली इकाई है वो ग्राम पंचायत को माना गया है। तो विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था का पहली चरण या पहली इकाई की व्यवस्था या चुनाव किया जाता है, उसी प्रकार व्यवस्था सभी जगह किया जाता है। जिसमें से पहला इकाई है पंचायती राज व्यवस्था के पहला इकाई में कुछ 3 अंग होते हैं या 3 स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। जिसमें पहला ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी वयस्क आते हैं। दूसरा ग्राम पंचायत, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। और न्याय पंचायत मतलब होता है जिसके माध्यम से गांव में छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, न्याय किया जाता है। अगर अगर इसे विस्तार पूर्वक देखें तो ग्राम सभा गांव के प्रत्येक व्यक्ति इसके नागरिक होते हैं। जो प्रत्येक स्त्री पुरुष जिसका उम्र 18 वर्ष पार कर ले हो, वो सभी इसका सदस्य माने जाते हैं। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, ग्राम का प्रधान या सरपंच को चुनाव करते हैं और सरपंच का जो कार्यकाल है वो लगभग 5 वर्ष का होते हैं। और जो उप सरपंच का जो कार्यकाल है भी यहीं से चुनाव भी क्या माना जाता है, ग्राम सभा द्वारा नहीं बल्कि पंचायत द्वारा चुना जाता है। और उसका जो कार्यकाल है वो कम से कम 5 साल का भी होता है। ग्राम सभा की जो बैठकें वर्ष में 2 बार होती है। प्रथम बैठक खरीफ गर्मी के फसल के बाद और दूसरी बैठक रबी फसल के बाद जाड़े के समय किया जाता है, ठंड के समय किया जाता है। प्रधान यदि चाहे तो ग्राम सभा की विशेष बैठक बुला सकता है और ग्राम सभा के कम से कम 1/5 सदस्य यदि निवेदन करे तो उस स्थिति में बैठक की अवश्य बुलानी हो जाती है। बैठक का फोरम गढ़ पूर्ति कुल सदस्य संख्या 1/5 है। यदि फोरम की संख्या से बराबर सदस्य न हो तो बैठक स्थापित करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये कि गढ़ पूर्ति के लिए कम से कम सदस्य संख्या की एक 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 पंचायत की 5वीं भाग होना जरूरी है। कहने का मतलब ये कि अगर 100 जन है तो उसमें से 5 लोगों का होना अनिवार्य, तभी बैठक किया जा सकता है। उसके साथ साथ आता है, अगर ग्राम पंचायत के अगर कार्य देखें तो स्थानीय शासन को सौंपे जाने वाले कार्यों की निर्देशक सूची संविधान के सामने की है, किंतु कुछ कार्य सौंपे गए हैं यथार्थ वास्तविकों से भिन्न है। जैसे कि अगर ग्राम सभा को अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से काम सौंपे गए, जिसमें सबसे पहला है ग्राम पंचायत के क्रियाकलापों आय व्यय के स्पष्टीकरण के लिए सरपंचों को पंचों को स्पष्टीकरण मांगना होता है। पंचायतों को वर्तमान योजनाओं तथा समस्त प्रकार की क्रियाकलापों की समीक्षा करना, ग्राम पंचायत के लिए तैयार किए गए बजट का विचार करना, विगत वर्ष के लेखा परीक्षण टिप्पणी उसके स्तर पर विचार करना, गाँव के वयस्क शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाना, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना एवं सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रमिकों नकदी एवं वस्तुओं की अंशदान जुटाना, योजनाओं एवं लाभानुभोगियों एवं स्थलों का चयन करना, नए कर लगाना या विद्यमान करों में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी विचार करना, तथा उसके साथ साथ वार्षिक लेखा का विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट का तैयार करना भी क्या माना जाता है, ग्राम सभा का कार्य माना जाता है। उसके बाद अगर दूसरा पहली इकाई की अगर दूसरा संस्था देखें तो ग्राम पंचायत को दूसरी इकाई मानी जाती है। प्राचीन काल में ग्राम पंचायत का अर्थ ग्राम के 5 प्रमुखों से लिया जाता था। भारत में ये 5 पंच परमेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध थी और ये पंच सदैव ग्राम के अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे। यह प्रजातंत्र की उत्तम व्यवस्था थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस दिशा में सराहनीय कार्य हुआ और फिर नए सिरे से देश के गाँवों को ग्राम पंचायत का गठन किया गया। अब केवल 5 पंच नहीं होते बल्कि पंचों की संख्या अधिक होती। ग्राम पंचायतों की ग्रामीण प्रशासन की कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के गठन की जो प्रक्रिया है इस प्रकार से है कि ग्रामवासी निश्चित संख्या को के पीछे एक
चुना जाता है और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या विभिन्न राज्यों में 5 से लेकर 30 तक होती है। ग्राम पंचायत का चुनाव संयुक्त निर्वाचन के आधार पर ग्राम सभा के सभी वयस्क मताधिकार व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्त्रियों के लिए भी उसकी संख्या अनुपात के 1/3 स्थान सुरक्षित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित ये ग्राम पंचायतें अब राज्यों में 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और पंचायत का प्रधान सरपंच ग्राम सभा का प्रधान होता है, किंतु ग्राम पंचायतों में उप सरपंच के पद का निर्वाचन 1 वर्ष के लिए ग्राम सभा का स्वयं करती है। यह उप सरपंच ग्राम सभा का भी उप प्रधान होता है। यदि राज्य सरकार चाहे तो पंचायत को भंग कर सकती है, तो 6 माह के अंतर्गत उसे दोबारा चुनाव कराना पड़ता है। ग्राम पंचायत के महीने में एक बार बैठक आवश्यक होती है और बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है और बैठक में सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। सरपंच का कर्तव्य है कि वो बैठकों की कार्यवाही का विवरण सही रखे तथा सभी निर्णयों को रजिस्टर में दर्ज कराते रहें। अगर ग्राम पंचायत के अगर कार्य देखें तो पंचायत के कार्यों को गणना करने के लिए उसको जो भूमिका अदा करने के लिए दी गई है उसका विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। पंचायत के कार्यों को प्रायः 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें अनिवार्य कार्य, ऐच्छिक कार्य। अगर पंचायत के अनिवार्य कार्य देखें तो सार्वजनिक भागों एवं स्थानों में या उसके स्थानों जो किसी भी निजी संपत्ति नहीं है, सार्वजनिक उद्योगों के लिए खुले हुए हैं, चाहे वह स्थान पंचायत की संपत्ति हो चाहे राज्य सरकार की, उसमें जो रुकावटें या बाहरी निकले हुए छज्जे चबूतरे आदि हो उसे हटाना उसका प्रथम कार्य माना जाता है। उसके साथ साथ गंदगीपूर्ण वस्तुओं को निपटान के लिए स्थानों का नियमन या लवारी समूह या पशुओं समूह का निपटारण करना भी इसका अनिवार्य कार्य माना जाता है। सफाई मल वाहन की व्यवस्था करना, उसके साथ साथ जो अनैच्छिक कार्य है उसको भी रोकना या उसको कम करना भी क्या माना जाता है, पंचायत का अनिवार्य कार्य माना जाता है। तथा सार्वजनिक सड़कों, नालियों, बांधों, तालाबों एवं कुआं अन्य सार्वजनिक स्थलों का इमारतों की सफाई करना भी क्या माना जाता है, पंचायत का कार्य माना जाता है। उसके साथ साथ गाँव में मार्गों तथा सार्वजनिक स्थानों की प्रकाश की व्यवस्था करना, ये भी क्या माना जाता है, उसके कार्य माने जाते हैं। उसके साथ साथ सार्वजनिक मार्गों पर शौचालय, नाली का, ग्राम पंचायत की सड़क, पुल आदि का निर्माण करना या रख रखाव भी उसका कार्य माना जाता है। इस प्रकार से अगर देखें तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 33 प्रकार के जो ऐच्छिक अनिवार्य कार्य सरपंच या पंचायती व्यवस्था को प्रदान की गई। उसके साथ साथ कुछ ऐच्छिक कार्य भी ग्राम पंचायत को दिया गया है, जिसमें अगर प्रमुख रूप से देखें तो क्रीड़ा स्थलों का निर्माण करना, पार्कों आदि का निर्माण करना, परीक्षण करना, कट्ठी खानों का निर्माण करना, परीक्षण करना, खरपतवार को हटाना, कृषि विकास करना, रजिस्टर तैयार करने में सहयोग देना, सहकारी कृषि में वृद्धि करना, अन्न के भंडार का निर्माण करना, पंचायतों के सीमा के भीतर सुअरों को पालन का नियमन करना, सामुदायिक केंद्रों का संचालन करना, अस्वास्थ्यकर स्थानों को उपयोग बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, यह सभी चीज़ें भी क्या माने जाती है, ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य के कार्य अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ ग्राम पंचायत को राजस्व संबंधी भी कार्य दिया गया है। राजस्व संबंधी कार्य दिया गया कहने का मतलब ये है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इमारतों पर, प्रकाश पर, व्यवसाय तथा उद्यम पर भी या निजी शौचालयों पर, पशुओं तथा वाहनों पर और पंचायत के क्षेत्र में बेचे गए पशुओं पर भी क्या कर सकते हैं, पंजीयन शुल्क ले सकता है। ये सभी कर अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त पंचायत जिला परिषद के पूर्व अस्वीकृति के कुछ अन्य कार्य भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के विधान निम्नलिखित कर या शुल्क लगाने को अनुमति देता था, जिसमें इमारतों पर, संपत्ति पर कर लगाने का, सवारी वाहनों पर, बोझा ढोने वाले पशुओं पर चुंगी कर लगाने का, या विश्राम गृहों में कट्टी खाना आदि पर क्या करना, प्रयोग करने पर शुल्क, जल कर, नाली व्यवस्था का शुल्क, विभिन्न प्रकार के शुल्क भी क्या कर सकती, ले सकते हैं। उसके साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्य भी करते थे, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को लागू करना, वनोपज, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना, उसके साथ विद्युत गृह की स्थापना करना, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ये भी क्या माना जाता है, पंचायत का क्या माना जाता है, ग्राम पंचायत के ऐसे कार्य माना जाते हैं। उसके साथ ग्राम पंचायत पर ये तो हो गए उसके कार्य, क्या उसके बाद आते हैं ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण। इतना ज़्यादा जो कार्य दिया गया, फिर उसके बाद क्या होता है, कई बार जो पंचायती राज है, पंचायत है, वो कई बार गलत तरीके से काम करने का कार्य करते हैं। इसीलिए क्या है, सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था पर नियंत्रण करने का कार्य भी किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। यदि कोई ग्राम पंचायत अयोग्य दोषी
पाई गई तो राज्य सरकार उसे भंग कर सकती है और इस स्थिति में जरूरी है कि ग्राम पंचायत के गठन के 6 महीने के भीतर चुनाव करवा दिया जाए। राज्य सरकार व्यापक रूप से पंचायत का पथ प्रदर्शन नियंत्रण तथा नियमन करती है और राज्य सरकार को अधिकार है कि वह पंचायत के क्षेत्राधिकार को सीमित या परिवर्तित कर दे या किसी अन्य राज्य या अन्य पंचायत में विलय कर दे या उसे समाप्त कर दे। उसका नियंत्रण पंचायत के काम के हर क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, अभिलेखों का प्रबंधन, वित्तीय प्रशासन इत्यादि सुझाव वो कर सकता है या इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायत में वो क्या करने का नियंत्रण करने का कार्य करता है। उसके बाद आते हैं पंचायती राज व्यवस्था की दूसरी इकाई पंचायत समिति या हम जिसे जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। ब्लॉक या खंड स्तर पर गठित समिति को पंचायत समिति या जनपद समिति के नाम से जाना जाता है। इन्हें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य जगहों पर इसे पंचायत समिति कहते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समिति, मध्य प्रदेश में जनपद परिषद भी कहा जाता है और गुजरात में इसे तालुका पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। पंचायत समिति की संरचना निम्नलिखित रूप से होता है। पंचायत समिति के अंतर्गत जितनी पंचायतें होती है उन सभी सरपंच उस क्षेत्र के पंचायत समिति के क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य तथा विधानमंडल के सदस्य। उसके बाद आता है पंचायत समिति के क्षेत्रगत अंदर आने वाले टाउन एरिया समिति का अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों और नगर पंचायतों का अध्यक्ष। चौथा, पंचायत समिति के निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के प्रतिनिधित्व पंचायत समिति के अंग माने जाते हैं या उसके सदस्य माने जाते हैं। पंचायत समिति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है और किसी भी कारण से अगर भंग किए जाने की आवश्यक स्थिति पड़ती है तो इसे भंग किया जा सकता है और फिर दोबारा इसका जो चुनाव है 5-6 महीने के अंतर्गत कराना पड़ता है। पंचायत समिति अपना एक स्वयं सदस्य चुनती है। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को भी खंड विकास अधिकारी कहते हैं। यह सहकारी सेवा का व्यक्ति होता है और विकास अधिकारी के अधीन सहायता के लिए कई प्रसार अधिकारी भी होते हैं जो कृषि, सहकारिता, शिक्षा आदि विशेष क्षेत्र से विशेषज्ञ होते हैं। अगर पंचायत समिति का संरचना देखें तो मुख्यतः क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का सरपंच इसका अंग होते हैं। क्षेत्र के संसद तथा विधानमंडल के सदस्य भी इसके अंग होते हैं। क्षेत्र की जिला परिषद के सदस्य भी इसके अंग माने जाते हैं। उसके साथ साथ पंचायत समिति के अध्यक्ष, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं के भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रदान की जाती है। अगर पंचायत समिति का अगर अधिकारी देखें तो अध्यक्ष या प्रधान एक मुख्य होता है। खंड विकास अधिकारी या प्रसाद अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। उपाध्यक्ष है, उप प्रधान होते हैं एवं विभिन्न स्थायी समितियाँ भी क्या होते हैं से मिलकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अगर पंचायत समिति का अगर कार्य देखें तो भारत के अधिकतर राज्यों में पंचायत समिति ग्रामीण स्थानीय शासन की पंचायती राज व्यवस्था की धुरी है। उसके उत्तरदायित्व के दायरे में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, ग्रामीण सफाई, संचार व्यवस्था, सामाजिक शिक्षा, सहकारिता, कुटीर उद्योग के सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। उसे वो काम करने पड़ते हैं जिन्हें सरकार विशिष्ट रूप से उससे सौंपा जाता है। पंचायत समिति अपने अधिकार क्षेत्र में वित्त, पंचायती कार्यों का परीक्षण तथा नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं। सामान्यतः जो पंचायत समिति उसको शारीरिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप को भी प्रोत्साहन देना उसके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। युवा संघों एवं महिला मंडलों एवं किसान गोष्ठियों का स्थापना करना ये भी उसका कार्य माना जाता है। पुस्तकालयों की स्थापना करना भी क्या माना जाता है, पंचायत समिति का कार्य माना जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी ये कार्य क्या किए गए हैं, पंचायत समिति को दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो पंचायत समिति है अपनी व्यवस्था को संचालित करने के लिए क्या है कि पैसे या अपनी आयों की जरूरत होती है। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में क्या किया गया है, पंचायत समिति को अपने पैसा अर्जित करने के लिए भी क्या है उसे अधिकार दिया गया है। पंचायती राज समिति में अनेक समिति नियुक्त करती है जो उनके कार्यों को सहायता देती है। सामान्यतः पंचायत समिति को निम्न कार्यों को सहायता देने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वित्त तथा करारोपण का साधन, आय के साधन है। उसके बाद आता है संचार साधन का निर्माण करना, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई का है। उसके बाद शिक्षा तथा समाज कल्याण, कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा लघु सिंचाई है। स्थायी समिति के सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। सभी राज्यों को अधिनियमों की इस बात पर प्रावधान है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष वित्त तथा करारोपण की स्थायी समिति का पदेन सदस्य अध्यक्ष होगा और यह समिति सबसे महत्वपूर्ण स्थायी समिति और खंड विकास अधिकारी इन सदस्यों का क्या माना जाता है, सदस्य होते हैं। अगर पंचायत समिति का अगर आय का साधन अगर देखें तो मुख्य तौर पर क्या माने जाते हैं, सरकार पंचायत समिति को जो परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए जो देती है उसे धनराशि एकत्र करती है। इसका मुख्य कार्य साधन माना जाता है। दान एवं चंदा के माध्यम से क्या करना,
धन एकत्रित कराना, जिला परिषद उसके द्वारा उपलब्ध तदर्थ अनुदान को प्राप्त करना, एवं पंचायत समिति जनता के जो मेलों आदि पट्टे देती हैं उसको होने वाली आय प्राप्त करना, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऋण लेकर कार्य करना, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा उपकर तथा भाग तथा जिला परिषद के प्राप्त भू राजस्व का प्राप्त करना। इन तरीकों से क्या करते हैं जो जिला जनपद पंचायत है अपनी क्या करती हैं अपनी आय करने का कार्य करती हैं। उसके बाद आते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था की जो तीसरी इकाई है जिला परिषद, उसके बारे में जानते हैं। तो जिला परिषद बलवंत राय मेहता समिति का विचार था कि जब खंड स्तर पर एक प्रभावकारी पंचायत समिति होगी तो फिर जिला स्तर पर किसी प्रभावकारी निकाय की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जिला प्रशासन की इकाई बना हुआ है और क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने के विभागों के बीच सामंजस्य इकाई है। इसलिए जिला के अंतर्गत काम करने के लिए पंचायत समिति के लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर कोई ऐसा संगठन हो जो उनके बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। इसलिए समिति की मांगों के आधार पर एक जिला परिषद होनी चाहिए। फिर भी क्या है बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। इसके बाद क्या क्या है राज्य में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। जिला परिषद का जो सदस्यता है, जिला परिषद के जिले में पंचायत समिति के अध्यक्ष जिले के सब विधायक एवं संसद सदस्य तथा चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, शिक्षा, पिछड़े वर्गों का कल्याण समिति, निर्माण तथा अन्य विकास क्षेत्रों के जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होने चाहिए और सभी सदस्यों को इसका सदस्य बनाया जाता है। अगर इसके संरचना देखें तो जिला परिषद में कुछ निम्नलिखित सदस्य होते हैं, जिसमें पहले होते हैं जिला की पंचायत समितियों के प्रधान इसके सदस्य माने जाते हैं। उस जिले के निर्वाचित संसद सदस्य तथा विधानमंडल के सदस्य को भी इसके सदस्य माना जाता है। जिले के प्रत्येक सहकारी समिति के प्रतिनिधि को भी इसका सदस्य माना जाता है। महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में भी क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। उसके साथ साथ जिले के नगर पालिका और अध्यक्ष जिला परिषद के संरचना की कुछ आकृतियों के रूप में बताई जाती हैं। अगर कार्यकाल देखें तो चूंकि जिला परिषद अधिकतर सदस्य ऐसे होते हैं जो अन्य संगठनों के लिए निर्वाचित होते हैं, इसलिए उनके सदस्यों का कार्यकाल सदस्यों के मूल कार्यकाल पर निर्भर रहता है। सहयोजी कार्यकालों पर 3 से 5 वर्ष का होता है, जबकि मध्य प्रदेश में इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रखा गया था। अगर जिला परिषद का सदस्य या अगर अध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो जिला परिषद के सदस्य अपने में से एक को चुन लेते हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि में वह सभापति कहलाता है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में उसे प्रेसिडेंट कहते हैं और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में वह अध्यक्ष एवं राजस्थान में वह प्रमुख कहलाता है। महाराष्ट्र की भांति जहाँ जिला परिषद की कार्यकारी शक्तियों को विभूषित किया गया है, वहाँ अध्यक्ष के अनेक प्रशासनिक अधिकार भी प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र में उसे प्राथमिक के रूप में 500 रुपये प्रति मास तथा सरकारी आवास मिलता है। वह जिला परिषद के प्रस्तावों तथा आदेशों को कार्यान्वित के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर काम करती हैं। मंडलायुक्त के पास मुख्य कार्यकारी अधिकारी के काम के संबंध में अपनी गोपनीयता रिपोर्ट भेजता है और वह संकट काल में कार्रवाई कर सकता है। शर्त यह है कि वह जिला परिषद की अगली बैठक में अपनी कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अध्यक्ष का चुनाव पूरी अवधि के लिए होता है और सभी राज्य अध्यक्ष के रूप में अविश्वास के प्रस्ताव में हटाने का प्रावधान कर सकते हैं। मगर अगर जिला परिषद का अगर कार्य देखें तो जिला परिषद के कार्य सब राज्यों में भिन्न भिन्न होते हैं। एक और महाराष्ट्र में गुजरात है तो वहाँ परिषद की विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकारी सत्ता प्रदान की गई, विशेषकर आयोजन तथा विकास के कार्य क्षेत्रों में। इसलिए इसे पंचायती राज व्यवस्था के सर्वशक्तिशाली स्तर के रूप में माना जाता है। दूसरी ओर अगर देखें तो राजस्थान, तमिलनाडु, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में जहाँ परिषद का कोई कार्यकारी काम नहीं करते हैं और उसका काम केवल अपने से नीचे स्तर निकायों को काम को परीक्षण करना है और उन कामों को बीच समन्वय स्थापित करना है। और छोटे मोटे अगर मोटे तौर पर अगर देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर अधिकतर राज्यों में जिला परिषद को एक पर्यवेक्षणात्मक या अपने से नीचे इकाइयों को क्या करना, उसकी कामों को देखना ही उसका काम माना जाता है। फिर भी क्या किया, अगर सामान्य तौर पर जिला परिषद के अगर कार्य देखें तो उसमें सबसे पहला वह है कि वह उन शक्तियों का प्रयोग या उन कामों को करती है जो राज्य सरकार उसके लिए सुपुर्द किए जाते हैं, या वही काम करती है जो राज्य सरकार उसको कहती है। दूसरा, वह राज्य सरकार जिले की पंचायत समितियों के बीच कार्य के बंटवारे के रूप में संबंध में सलाह देती है। उसके साथ साथ वह जिले के स्थानीय निकायों कार्यकलापों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भी उसके माध्यम से किया जाते हैं। उसके बाद आते हैं अगर जिला पंचायत के अगर आय के अगर साधन देखें तो जिला पंचायत उपलब्ध वित्तीय साधनों के संबंध में जो भी राज्यों के बीच सबसे अधिक अंतर देखने को मिलता है, वह यह अंतर निर्भर करता है कि परिषद को किस राज्य से क्या भूमिका प्रदान की गई है। एक छोर महाराष्ट्र में जिला परिषद को सबसे बड़े व्यापक पैमाने पर परिकल्पित किया गया है
और इस ढंग से निर्मित किया गया कि वो कानून तथा व्यवस्था न्याय राष्ट्रीय तथा राजकीय महाकार्यों को कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की शिक्षा तथा संपूर्ण राज्य के महत्व के अन्य संस्थाओं को छोड़कर जिला स्तर पर शासन संबंधी कार्यों को अपने हाथों में ले सकता है। मगर अन्य राज्यों में क्या किया गया, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। मगर फिर भी अगर देखें तो अगर जिला परिषद का आय के साधन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें वृत्ति है, व्यवसाय है, व्यापार संबंधी नौकरी पर कर लगा सकता है, सार्वजनिक मनोरंजन के साधनों पर कर लगा सकता है, राज्य से प्राप्त अनुदान होता है, सरकारी अनुदान है, स्थापना अनुदान है, योजना अनुदान है, जल कर है, तीर्थ यात्रा कर है, भू राजस्व अनुदान है, प्रयोजनात्मक अनुदान है, घाटा पूर्ति अनुदान है और अन्य जो अनुदान है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो जिला परिषद है उसका आय होता है। उसके बाद आते हैं कुछ पंचायती राज व्यवस्था की कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।